चलिए सर, हम आज किसकी शुरुआत करने वाले हैं। आज जो हमारा राइटर हमारा चलने वाला है, आज हम अपने थर्ड और फाइनल विदेशी आक्रमणकारी के बारे में सर हम आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सर क्या है, मोहम्मद घोरी होने वाली है। कोई चिंतित ना हो प्लीज, कोई दिल पे नहीं लगाएगा। कहानियां थोड़ी सी बेसिक सी होंगी तो कोई दिल पे मत लगा लेना, और कोई अगर राजपूत हो तो बिल्कुल दिल पे मत लगा, ये कहानी थोड़ी ऐसी हो सकती है। चलिए सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत होती कहां से है? देखो, अफगान में ही एक जगह है जिस जगह का नाम है अफगान में ही एक जगह है जिस जगह का नाम है गोहर। तो जिसे गोर या घोर कह सकते हैं हिंदी में, वहीं से बनते हैं सर जी। यहां पर कौन बनता है? गोरी या घोरी, जिसे आप लोग बोलते हो, वहीं से इसका ओरिजिन होगा। सर जी, ये ओरिजिन हुआ कहां से? रियलिटी में जो ये गोहर नाम की जो जगह थी, इस जगह पर एक पर्सन आता है। समय काल कुछ रहेगा, कहीं 75 के आसपास की बात हम लोग करेंगे, पर वो तो अभी बाद में। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर जो टाइम आता है, उसको सबसे पहले आते हैं बाबा। एक बाबा आता है, और उस बाबा का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बताऊंगा ये आदमी, अभी तो इतना इंपॉर्टेंट नाम आया है, आगे क्यों इंपॉर्टेंट आएगा कहानी। ये बुढ़ाऊ इतना बदतमीज बुढ़ाऊ निकलेगा आगे जाके, देखना कितना वाहियात बुढ़ाऊ निकलेगा आगे जाके। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कहां बैठा सर? अफगानिस्तान में बैठा है सर। चलिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यहां पर चलेगा। सर ये बुढ़ाऊ था, इस बुढ़ाऊ को घोर का मतलब अफगान का जोन दिया गया कि सर आइए बैठ जाइए, आप यहाँ के राजा बन जाते हैं। परंतु बुढ़ाऊ के शरीर में हड्डियां कमजोर, चलने की हिम्मत नहीं थी, कुलकुला बुढ़ा था, बिल्कुल पिलपिला सा, चल पाता नहीं था। अब चलना मतलब मीन सेंस बॉडी में ज्यादा जान थी नहीं। तो क्या करना पड़ा सर हमें इसके साथ? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। इसने सोचा क्यों ना एक जवान पट्टे को पकड़ा जाए। क्यों पकड़ा जाए? एक जवान पट्टे को पकड़ा जाए। और उस जवान पट्टे को तरफ उसने क्या कर दिया? वहां का राजा नियुक्त कर दिया। वहां का राजा नियुक्त सर कैसे किया? अच्छा, उसे शक था, उसे किसी का शक था कि सर, शक था उसे किसी का शक था कि सर मैं तो राज नहीं कर पाऊंगा, पर इस व्यक्ति को तो राज करवा दूं। ऐसा कोई प्लान नहीं था। उसका प्लान था कि भैया मेरी राज चले, बस मेरा कंधा मेरा होगा, हथियार कुछ और चल रहा है। ठीक है। अब वो सर आया कौन? उस व्यक्ति के बारे में बात कर। इनका ही एक स्टूडेंट था, जो लोग शमशुद्दीन कहते थे। शमशुद्दीन कहते, शमशुद्दीन बोलते थे इसको अपने प्यार वाले नाम से कहते थे ना, सोना बाबू वाला नाम शमशुद्दीन। और शमशुद्दीन या फिर जिसको शहाबुद्दीन कहते हैं, बाद में यही बंदा मोहम्मद गोरी बन जाता है। पर इसको लगा कि इसने तो, मेरे बाबा ने तो मुझे बड़ा अच्छा चुना है। मैं आपको बता दूं, ये लोग अपने आप को कहा करते थे सूफी। ये वर्ड कभी आया तो ध्यान रखना, कल्चर में सूफी। सूफी के जो शिष्य होते थे, इन शिष्यों को बोलते थे हम क्या? इनके मुरीद। क्या बोलते थे? मुरीद। तो शमशुद्दीन क्या था? शहाबुद्दीन क्या था सर? वो इनका मुरीद था, जिसे बाद में हमने मोहम्मद गोरी के नाम से जाना, जिसे बाद में हम क्या जानने? मोहम्मद गोरी के नाम से आप उसे जान रहे हैं। चलिए सर, हमको समझ में आया। तो इसने इसको राजा बनाया, इसको लगा मैं तो भगवान बन गया एरिया का। बस तो कुछ नहीं, मस्त मजे में घूम रहा है अपना, चलते फिरते गली मोहल्ले किसी टपली अपली मार दे, थप्पड़ मार दे रहा है, मस्त जिंदगी चल रही थी, बढ़िया। तो इसी बीच में क्या होता है भाई, ये भाई साहब जी काकी दोबारा पहुंच गए। हाँ भाई शमशुद्दीन, राज चल रहा है। हाँ, ये कमाया क्या? कमाया क्या? वो क्या होता है? तो राजा हूं मैं तो राज करूंगा ना। कहता भाई तू तो अच्छा खासा खाना खा रहा है, तेरी तो पूरी जनता भूखी नंगी है, हमारे अफगान में उगता ही क्या है? उग तो कुछ रहा नहीं हमारे यहाँ, क्या करें? कहा सर जी कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने बोला वही कि कुछ करो। कह रहा हाँ करता हूँ कुछ। वो दुख कह रहा, उसने फिर बताया ऐसा खेती वेती कर लेते हैं। तो काका ने उठाई चप्पल और कह रहा है ऐसी मारूंगा ना खोपड़े पे,
सारी चीजें अलग कर दूंगा तेरे अंदर से। अरे बेवकूफ आदमी, यहाँ कुछ उगता है नहीं, खेती कैसे कर लेगा, मेरे सर पे खेती करेगा। मैंने कहा अच्छा सर जी गलती हो गई। क्या फिर आप सोल्यूशन दो। तो देखो मैंने क्या बताया था, भारत इन सब के लिए नजरों में था, हर किसी के लिए भारत नजरों में था कि भैया इससे पहले जो दो बड़े बड़े इन्वेडर आए, दो बड़े बड़े जो आक्रांतकारी आए, चाहे वो गजनवी आया, कासिम आया, दोनों बार लूट लूट कर ले गए और उनकी छोटी छोटी लूटों में भी वो लोग अमीर हो गए। उसने हिंट दिया, कहा कि देख ये दोनों जो आए गए हैं ना इससे पहले, ये दोनों के दोनों क्या क्या करके आए, लूट करके आए और बहुत अमीर हो गए। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर तो मैं भी लूट करने चला जाता हूं। इसने कहा नहीं, तुझे लूट करने नहीं जाना, तेरे को मैं एक चीज समझाता हूं, इन दोनों की गलती क्या रही, कासिम की और आपके सेकंड पर्सन की गलती क्या रह गई है। ये लोग लूट कर वापस चले आए हैं, तो आना नहीं है भाई, यहाँ क्या भुट्टे बोएगा, कुछ तो है नहीं यहाँ बोलने को। देखा ऐसा करियो, वहीं के वहीं रह, वहीं बैठ कर राज कर, सोचना खजाना लेके क्यों आना, खजाने पे वहीं जाके राज करना। एक्चुअली अब आप लोग मेरे पास सोचते होंगे सर आप कल से हमको समझा रहे हो, बार बार ये हमला कर रहे हैं, कहीं ताकतवर थे। देखो बेटा ताकतवर नहीं थे, कहीं ना कहीं जब एक इंसान पे कुछ खोने को कुछ होता नहीं है ना, पता है वापस जाएंगे तो वापस जाने कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मौत के अलावा। खाने को खाना नहीं, कुछ चीज नहीं, तो भैया यही मर मर मिट जाओ। ये लोग मर मिटने वाली स्थिति पर आया करते। वहीं राजपूत अपनी शान पे लड़ाई लड़ाई करा करा करते थे कि हमारी लड़ाई हमारी मूछ की है, हम अपने मुंह से नीचे 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 नहीं बैठेंगे, कोई कुछ बोल देगा तो तुरंत उठ खड़े हो जाएंगे। हमारे राजपूत इस प्रकार से लड़ाई कर, इसलिए थोड़ा सा एक कन्फ्लिक्ट चला रहता था इन सबके बीच के। थोड़ा सा समझ में आया होगा ये लोग क्यों इतने वाहियात दिखाए गए हैं। अगर आप केसरी मूवी टाइप देखोगे तो अफगानी लोगों को दिखाया बड़ा ही ना खूंखार दिखाया गया है। वो खूंखार यूं नहीं थे, खूंखार इसलिए दिखाया जाता है किसी मूवीज के अंदर इन लोगों को, बाबर या किसी मूवीज के अंदर, क्योंकि भाई ने पता था देश में कुछ नहीं है, भूखे नंगे हालात है, हम वापस नहीं जा सकते। तो इसने उसको कहा कि ऐसा कर जा, जाओ सिंधु प्रांत क्रॉस करो और वहां पर क्या करो, हमला करके वहां से कुछ हमारे लिए अच्छा खासा धन लाओ, यहां भी अमीर कर देना और वहां तो आप रहकर राज ही करो। अच्छा तो आपके कुतुबुद्दीन ने समझा दिया गौरी को, अब गौरी समझ में आया हाँ मुझे जाना चाहिए। कुतुबुद्दीन ने कहा वो ऐसा करो मेरी कार तैयार कर दो, कार मीन्स घोड़े बग्गे, अपना सुबह सुबह अपना लेके निकल लिए। ये निकलते हैं और निकलने के बाद अब यहीं से इनकी शुरुआत हो जाती है बेटा कहानी की। बताता हूं तो अब जो उसका काल आएगा वो आएगा 1175 से लेके 1194 तक का जो उसका काल था, सबसे खतरनाक काल। यह कुतुब अल दीन बख्तियार काकी इसके गुरु थे, स्टूडेंट है मुजिद्दीन मोहम्मद इब्न शमशुद्दीन, या पिता का नाम था बहलुद्दीन साम्प्रत। मैंने आपका पूरा टाइम पीरियड भी डाल दिया है, प्रॉपर चीजें यहां पर फैक्ट लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं जरा अपने मेन मुद्दे के ऊपर। सर इसने सब भारत में सबसे पहले जो हमला किया वो 1175 में मुल्तान पर इसने अपना पहला हमला करा। सर अब इसके बारे में हमें कुछ बता दीजिए। अरे बड़ा सिंपल है यार, इतना डरते क्यों तुम, डरा मत करो। अब हुआ क्या सर जी, सबसे पहले इसने देखो थोड़ा जरा मैप से समझने, ये रहा सिंध मुल्तान। अरे हाँ एक्चुअली लास्ट क्लास में पूनम ने मुझसे कुछ कहा था और मैं राजा का नाम बोलते बोलते गलती से मेरे मुझसे मुल्तान निकल गया था। वो दाहिर जो सिंध वाले जोन पे ज्यादा था उसको, हाँ मुल्तान थोड़ा कम बैठा था, मुल्तान वाले जोन में इतना वो सिंध था एक्चुअली। तो मुल्तान पे अब इन्होंने हमला किया। अब मुल्तान वाले जोन पर जब हमला हो रहा है तो सर जी क्या हो रहा है आइए देखें। यहां पर जो किंग थे, राजा थे, राजा का नाम था मूलराज। मूलराज, तो मूलराज को लगा चलो युद्ध होगा, कोई बात नहीं, आने तो गोरी को बना देंगे इसी काली पीली। जैसे ही गोरी आया तो उसको लगा मुल्तान के राजा को नॉर्मल धर्म युद्ध होगा, पर ये कहा धर्म युद्ध करने वाले, इनकी बस की कहा है खुल्लुल्ले सामने युद्ध करना। भाई साहब जी करने लग गए गोरिल्ला वॉर। मैं लास्ट में बताता गोरिल्ला वॉर क्या होता सर जी। गोरिल्ला वॉर क्या होता है, कुछ नहीं होता सर जी। गोरिल्ला वॉर में छुप करके वार करना था, इन्होंने सर जी छुप करके वार करना सर जी इन्होंने कर दिया। और बताते हैं कि इसी युद्ध के अंदर बेचारे मुल्तान के राजा मूलराज जी की मौत हो जाती। बहुत बुरा हुआ, कोई नहीं सर, बहुत बुरा हुआ, हमारे मुल्तान के राजा की यहां पर मृत्यु हो जाती है। वहां से गोरी क्या करता है, 1800 वुमेन्स को स्लेव बनाता है और हमारा अथाह भंडार जो मुल्तान में था आ जाता खराब।
मुल्तान के जो राजा थे 1800 वहां की महिलाएं और वहां का अथाह धन पाकर ले गए। कहा? अपने गोवर में। बुढ़ऊ को जाते ही बुढ़ऊ के जाके पैरों में नतमस्तक हो गया, हे गुरुजी, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हमारा तो धोती खुल गया। अरे नहीं, इसने क्या कहा? इसने कहा देखो आपने बताया था ना हम अल्लाह के लिए हम ये फलाना काम कर्म कर देंगे, ये कर्म कर देंगे, तो हमको ऊपर जाकर के क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हूर हूर मिलेंगी। तो मैं कुछ हूर लाया हूं आपके लिए। तो सोच सकते हो ये काका जो अपने आप को सूफी बोला करता था, इसने 1800 लेडीजें अपने हरम में ट्रांसफर करा। ला जाओ मेरे हरम में भेजो, हरम में भेजो। अच्छा, लास्ट टाइम किसी ने कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आपने वीडियो में हरम बोला, बट हरम हमें समझ नहीं आया हरम है क्या। देखो, हरम का जो मतलब होता है, हरम एक ऐसा लोकेशन होता है जिसके अंदर एंट्री गेट रखा जाता है, एक जिसके अंदर सारी महिलाओं को रखा जाता है और यहां पर राजा या जिसका भी वो हरम होगा वहां पर एंटर करेगा और उनके साथ सेक्स कर। हरम उनका एक सेक्स हाउस है बहुत बड़ा, जहां पर महिलाओं को रखा जाता है स्लेव, गुलाम के रूप। तो सर जी क्या हुआ, यहां पर जो 1800 महिलाओं को जहां पर रखा गया था, ये आपके कौन सर जी? काकी जी। कौन कर रहे सर जी? काकी जी अपने 1800 लोगों को ले गए और महिलाओं को ले गए और वहां रख लिया। तो समझो सर ये बाबा किस टाइप का है? सर जी ये बाबा है किस टाइप का? अपने वो मैसेंजर ऑफ गॉड टाइप, गुफाओं वाले ना, आसाराम टाइप जो बाबा लोग थे ना, आसाराम राम रहीम जो आया था, राम रहीम टाइप, इस तरह का बाबा रहा होगा। ठीक है, बदतमीज सा बेसिक। इसने क्या किया? इसने कहा अच्छा इतना पैसा ले आया, बहुत बढ़िया। कह रहा यार दिल्ली की लड़कियां होती तो सुंदर है। ये बोलता है गोरी, दिल्ली की लड़कियां, ये दिल्ली क्या है? कहता तो फिर तू कहां से लाया इन्हें? कहता मुल्तान से। कहता बे वो गधे, मैंने तुझसे कहा था दिल्ली जाना है। कहता आपने बताया नहीं दिल्ली, हमने कहा सिर्फ इस दिशा में जाना है। मुझे तो जो राज्य दिखा मैंने दूसरे राज्य पे लड़ाई कर ली, मुझे तो पता भी नहीं चला कौन था। तुमने कहा अच्छा दिल्ली जाना है? कह रहा हाँ, मेन गढ़ तो दिल्ली था उनका, तू खामखा पहले लूट के क्या तेरी यहाँ बारात से चढ़ने वाली थी? बदतमीज, जल्दी भगा भगा आया है, जल्दी जाऊंगा, पापा खुश होंगे, पापा खुश होंगे। पापा ने 2 थप्पड़ और खींच के दिए कान पे, ला जा यहाँ से, दोबारा जा लूट के ला, चल भग यहाँ से। तो दोबारा भगा दिया। भाई साहब जी दोबारा आए, पर अब जो खतरनाक सीन होता, अब इसका खतरनाक सीन, सेकंड जो युद्ध था आज, इसलिए थोड़ा सा जरा स्ट्रीम थोड़ा डिले होगी कुछ कारणों से ही। चलिए सर, सेकंड युद्ध हुआ सर जी पाटन का। पाटन का अटैक होता है सर जी। पाटन वाले अटैक में क्या हुआ, अब देखो ये थोड़ा ध्यान समझना। सर जी जब इसने राजस्थान की तरफ जब इसने एंट्री करने की सोची, तो इसे पहले ही काकी ने इख्तियार कर दिया, ओए कुछ जा तो रहा है माउंट आबू की तरफ। यहाँ पे जो ये पाटन वाले राजा हैं भाई साहब जी, ये माउंट आबू के पहाड़ के इस तरफ है। अगर तू इस डायरेक्शन से गया ना क्रॉस करके, तेरा भाई तेरा ना सही में बहुत ही गंदा वाला सूर बना के मारेगा ये आदमी, इसका अगर दिमाग खराब हो गया। क्यों? सारे लोग इन्हें पहाड़ में बिठा रखे होते हैं। एक्चुअली जो इनका दुर्ग था वो अभेद्य था उस पाटन का किला, क्योंकि इन्हें लगता था कि भाई पाटन पे कोई भी अगर इस दिशा में हमला करेगा तो हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ा के अपनी चौकियां बना रखी हैं। मतलब पहाड़ों पर क्या करते थे, चौकियां एस्टेब्लिश कर देते थे और उन पर ट्रैक भी बनाया करते थे, ट्रैक चलने वाले रास्ते ही बनाया करते थे। अगर उसे एक तरफ से किसी को दिखता था तो वो लोग क्या करते थे, बिगुल शंख बजा दिया करते थे, बिगुल बजाया करते, ड्रम बजाया करते थे, हमला हो गया, हमला हो गया है। तब लोग ऊपर बैठे बैठे ही नीचे वाला क्या कर देते थे, हमला शुरू कर देते थे। तो इसीलिए कोई भी अगर जाएगा तो वो उसको जीतने नहीं देते थे। ये बहुत ही बेस्ट तरीका था जी पाटन के राजा का। सर जी हुआ क्या फिर? तो उसने कहा ऐसा करिए चुपचाप ना, ये ऐसे इस रास्ते से जी सिंधु नदी के होते थे, फिर यहां से ना गुजरात पाटन की तरफ से एंट्री करके यहां से एंट्री करिए। और ये भूल गया कि भैया जो पाटन के जो राजा थे उनका नाम था भीमदेव सेकंड। अभी इनका नाम आगे भी आएगा, बताऊंगा जरा किसी कारण। भीमदेव सेकंड से इसका पाला पड़ रहा है। भीमदेव सेकंड जी बहुत ही चंट थे, उन्होंने इस दिशा में भी अपने क्या गुप्तचर छोड़ रखे थे। अब हुआ क्या, जब ये इनकी सेना नदी के किनारे किनारे चलती हुई जा रही थी, तो उन्होंने देखा यार ये सेना बहुत बड़ा टुकड़ी लेकर के हमारे तो हमला नहीं करने आ रहा, पहाड़ की तरफ नहीं जा रहा है, नदी के किनारे किनारे कहां जाएगा, समुद्र में जाके लड़ाई करेगा, समुद्र तो कोई है ही नहीं। पाटन की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा अगर जंगलों की तरफ, तो वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, तो क्या होगा। तो वो समझ गए सर जी ये घूम के इस तरफ से हमला करने। बस कुछ नहीं, राजा ने अपनी सेना को बोला आ जाओ भाई आ जाओ, इस तरफ भी आ जाओ, इस तरफ बुला दिया और यहां बुला के
जो ही इनका फट्टे बजाए इनमें उल्टे करके बढ़िया वाले, इसको बहुत ही बुरी तरह मारा गया और भीमदेव जी इस वाले युद्ध के अंदर जीत जाते हैं। सर जी भीमदेव युद्ध जीत गए, भीमदेव को लगा रहे मजे आ गए मजे आ गए मजे आ गए, भीमदेव जी खुश, भीमदेव का बहुत बढ़िया अटैक रहा, तब बढ़िया रहा। भीमदेव जी ने क्या करा, भीमदेव ने कहा हाँ भाई कहा जा रहा था बाबूजी, इनको भी पिता समझा के भेजा था कि जब भी धर्म युद्ध करेंगे ये लोग, तो ये लोग निहत्थे पर मार नहीं कर देंगे, अपने हथियार फेंक देना, इनके पैर पकड़ लेना, पापा पापा बोल देना 2 बार, पापा जी प्लीज गलती हो गई, पापा जी प्लीज गलती हो गई, मैं माफ कर दो, मेरी जबान टूट गई, मैं तो गलती से आ गया, मोरी गलती हो गई, मोरी मैया। सब चिल्लाने लग गए वहां पे। तो कह रहा जी अब आइंदा नहीं आऊंगा, कान पकड़ता हूँ, मुर्गा बन जाऊंगा, कहूँ तो अंडा भी दे दूंगा हैंड टू हैंड यहीं के यहीं पर, अब मुझे जाने दो वापस यहाँ। सर पार्टन को फिर चलो मैं भी सुनाता हूँ, ठीक है। सुंदर बरदाई वगैरह मैं कुछ लाया हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा मेरे दिमाग में आ रही। चलिए सर जी, भीमदेव सेकंड जो थे यहाँ पर जब ये जीतते हैं तो ये क्या करते हैं, उसको कहते हैं बेटा देख ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, तू मेरे पे करने तो तू मेरे पे हमला आया, झूठ बोल रहा है। तो बेटा एक डंडा लिया उन्होंने लंबा सा, उसके आगे वो लगाया चमड़े का पट्टा, तो बंधवाया और इसे उल्टा घुमाया गोरी को, और चमड़े का पट्टा जो बजाया इसमें, मतलब बंदर जैसी लाल कर दी गई। कहते हैं कि उसके बाद राजा को उल्टा करके घोड़े पे ले कोई मजाक सीरियस मत ले लेना यार, ये मजाक है। उल्टा करके इसको ले जाया गया होगा सर जी कहां तक, अफगान तक। बताते हैं कई दिनों तक राजा जी गद्दी पर नहीं बैठ पाए, हो सकता है उन्हें पाइल्स की शिकायत भी हो गई है। कहा गया कि मसाले बहुत ज्यादा खाली होंगे इन्होंने यहाँ। चलिए कोई बात नहीं सर जी, ऐसा हुआ होगा। जब यहां से ये वापस गया, जब यहां से ये वापस की ओर चला जाता है तो क्या होता है, ये भाई साहब 13 साल तक तो इस तरफ मुंह करके भी नहीं सोच कि 13 साल तो भैया गलती हो गई, इस तरफ नहीं जाऊंगा, बहुत बुरी तरह मारते हैं, लाल करके भेजते हैं एकदम। इतने बदतमीज लोग हैं सर जी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ही बदतमीज लोग हैं, इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने हाथ जोड़ ली, 13 साल तक बंदे ने मुंह भी नहीं करा। अब मुंह नहीं करा, अब हुआ क्या, अब इस दौरान तुम्हें चाहिए एक इंटरनल देखो, इंसान ना जब मरता है ना, दो कारणों से मरता है। इंसान मरता है अपने अंदरूनी कलह और अपनी ईमानदारी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया। हम लोग यहां पर अपने अंदरूनी कलह के कारण अब मरेंगे। अब हमारी चलती सर जी इंटरनल फ्लाइट। देखो एक मैं आपको 3 चीज समझाता हूं, आपको 3 जोन अगर आपको समझ में आ जाए तो शायद आपको पूरा शायद जोन समझ में आ जाए। देखो एक तरफ थी दिल्ली, जिसको ये लोग पहले दिल्ली का करके भी नाम बोलो, कंफ्यूज ना हो कोई भी, दिल्ली का करके भी बोलते। यहां सर एक कन्नौज वाला जोन कह लीजिए, यहां अजमेर और राजपूताना जोन कह, ओवरऑल वैसे सब राजपूतों के ही जोन थे अलग अलग। तो दिल्ली का हो गया, अजमेर मेवाड़ वाला जोन हो गया, अजमेर एंड मेवाड़। यहां पर सर जी क्या आ गया, यहां पर आ गया आपका कन्नौज। कन्नौज बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, बता दूं, क्योंकि कन्नौज के राजा जिसका नाम सर जी क्या था, जयचंद, जिसका तो बड़ी मेन कहानी यही से शुरू। सर जी इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जयचंद के समय से पहले ही मैं आपको 2 राजाओं के नाम बताऊं, पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा हमारी कहानी का। चलिए सर हुआ क्या आपको बता देता हूं। पृथ्वीराज चौहान जो वास्तविकता में राजा हैं, जिन्होंने दिल्ली से लेकर के पूरा ये अपना अजमेर वाला पूरा जोन पे कवर था, इनके जो पिताजी थे, पिताजी वो गुजरात वाले जोन वाले से आते हैं। कई राइटर लोग इनके पिताजी को दिल्ली वाला लोकेशन दिखा देते हैं, भैया दिल्ली लोकेशन नहीं थे, इनके पिताजी गुजरात वाले जोन से आए थे। प्लीज कोई गलत चीजें ना पढ़े, अगर वो पढ़ा रहे तो वो उनकी मर्जी है भैया, आपको जो समझ में आए वो समझना, जो मैं समझा रहा हूँ वो प्लीज ध्यान सुनना, कोई फालतू ना बोले कि नहीं सर जी दिल्ली के राजा वो थे फलाना ढिमकाना, अभी मत बताना, लास्ट में बोल। सर जी पृथ्वीराज के जो पिता थे उनका नाम था सोमेश्वर। सोमेश्वर उनके पिताजी का नाम था, और उनकी मम्मी का नाम था कर्पूरा देवी। कर्पूरा देवी देवी जो थी ये कलचुरी की रानी थी। और जो आपके सोमेश्वर थे ये चमन की, मतलब सोमेश्वर के राजा हैं, इनका नाम हरिराज का, उनके ब्रदर भी हैं थोड़ा, इनके बाद ज्यादा डिटेल आपको नहीं जाननी चाहिए, सोमेश्वर ही ज्यादा ध्यान रख लो, इतना ही नाम काफी काफी होता है। अगर जानना हो तो राजस्थान का लोअर पार्ट पे थे इनका। सोमेश्वर और कर्पूर देवी की शादी होती है, जिससे इनका पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, जो हमारे अगले मुद्दे का मेन मुद्दा। रियलिटी में कर्पूर देवी से शादी कौन करना चाहते थे, कन्नौज के राजा जयचंद करना चाहते।
तो कहीं ना कहीं ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कहीं ना कहीं कर्पूर देवी को सोमेश्वर से किल्सन काज होने के बाद जैसे जलने लगे होंगे। तूने मेरे बाबू को उड़ा के ले गया, मेरे हाथ में सिंदूर खाली रह गया और कोई और वो बंदा बीटेक करने के बाद सरकारी नौकरी करके ले गया। सोच रहे होंगे सर जी जयचंद की प्राइवेट जॉब लगी थी और सोमेश्वर सर जी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। जैसे सोमेश्वर सर गवर्नमेंट जॉब लगी, इसने सीजल क्वालिफाई किया, कर्पूर देवी के पापा ने तुरंत इसकी शादी सर जी सोमेश्वर से करवा दी कि नहीं लड़का तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए। सर जी जयचंद बेचारा प्राइवेट जॉब लेकर के हाथ मलता रह गया, लड़ चली गई। वास्तविकता कुछ और थी। वास्तविकता सर जी कुछ ऐसी थी कि जो आपके जयचंद थे ये बड़े ही महत्वाकांक्षी थे, ये कर्पूर देवी के पिता से उनकी संपत्ति को लेकर के अपने अंदर समाहित करना चाहते थे। ओके सर, इनकी पुत्र से जब पुत्र पैदा हुआ सर पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान जो था, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र पैदा होता है जिसने अजमेर बहुत ही प्रमुख शासक रहा। और आपको बता दूं लगभग पृथ्वीराज चौहान ने ना अपने हर तरफ के राजाओं से लगभग इसने मुसीबत मोल ले ली थी। एक्चुअली कुछ ऐसी बनी कि ऐसे कंडीशंस हुए इनके साथ, चाहे वो कन्नौज रहे हों, चाहे वो अदर इनके साउथ नीचे पाटन के राजा रहे हों। भीम सेकंड से भी इनके थोड़ा झगड़ा हो गया था, क्योंकि भीम जिस सेकंड जिस रानी को चाहते थे, प्यार करते थे, उसने बोल दिया क्या पृथ्वीराज चौहान को देख करके यही मुंडा चाहिए पापा, यही मुंडा चाहिए, मुझे कोई और मुंडा चाहिए ही नहीं, मुझे पृथ्वीराज चौहान से शादी करनी है। तो वहां भी थोड़ा जरा टसल कहा गया है। देखो ये कहानियां हैं, ये कुछ ग्लोरिफिकेशन है, कुछ पढ़ा कर बताई गई होंगी बातें, क्योंकि ऐसा वास्तविकता नहीं है काफी चीज। क्योंकि भीम से कभी कोई लड़ाई हुई नहीं, इनकी फैक्चुअल कोई लड़ाई नहीं हुई है कभी। ऊपर भी सर यहाँ जो राज्य थे इनसे भी इनकी लड़ाई हो गई थी। एक्चुअली ऊपर के राज्य में इनका किसी ने बताते हैं कि एक घायल सैनिक उनका पकड़ लिया था, मार मूर दिया था, उस चक्कर में इनका झगड़ा भी उनसे। अब सर जी जो मेन लड़ाई है वो आपके, मैं जरा साइड कर लूं, मेन जो लड़ाई है सर जी, मेन लड़ाई किसकी है सर जी? मेन लड़ाई है पृथ्वीराज चौहान पीसी, समझ आ रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान और सर जी इधर जेसी जयचंद, इन दो की सर जी लड़ाई। ये सर जी कन्नौज वाले भाई साहब, ये अपने दिल्ली से लेकर के पूरा अपना कहां का ये सर जी अजमेर वाला है। ओके सर, क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जी एक प्रोग्राम में गए थे, स्वयंवर के अंदर गए हुए थे, किसी प्रोग्राम के अंदर मिलने पहुंचे थे। तो सोना बाबू का प्रोग्राम चल रहा था, दिल्ली गए हुए थे सर जी मिलने, वही दिल्ली का बोलो तो कोई कंफ्यूज ना हो। जहां से सर जी जयचंद की बेटी, ओहो कौन, संयुक्ता, मैं हुस्न परी मैं जाने, बस क्या ही बताऊं, संतूर टाइप लेडी पहुंच गई। कहां सर जी? ये भी दिल्ली गई थी प्रोग्राम के अंदर। बोलते वो एक चुन्नी दुबा के भक्ति जाती है रानी के साथ, ही करती भागती जाती है, वो वाली टीम में गई थी वहां सर। ये वहां पहुंचती संयुक्ता जी वहां पर, संयुक्ता है संयोगिता, कई लोग संयोगिता बोलते हैं, संयुक्ता बोलते, दोनों ही उन्हीं के नाम है, कंफ्यूज मत हो जाए, संयुक्ता या संयोगिता, संयुक्ता या संयोगिता। अब संयुक्ता या संयोगिता ने वहां पर एक बलिष्ठ व्यक्ति देखा और देखता, ओह माय गॉड, पृथ्वीराज चौहान, ये लड़का कौन है, तो बहुत सुंदर है, ये तो पूरे एकदम ऋतिक रोशन फेल कर रहा है, एकदम ट्रेनिंग करता हुआ आ रहा था वहां पे। ये लड़का कौन है? पड़ोसी से पूछा, यार ये महान सम्राट बन गए हमारे भारत के वर्तमान के सबसे बड़े, इनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। उसने कहा बस अब तो यही मुंडा चाहिए, यही मुंडा चाहिए। उन्होंने क्या किया, एक पर्ची पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिख के, व्हाट्सएप नंबर लिख के फेंक दिया। पृथ्वीराज चौहान जी ने उठाया, ओ माय गॉड, फुल एटीट्यूड में देख करके, ये वाला, ये तो सर जी बहुत गलत काम हो रहा है। कह रहा यार मैं इतना, वो युक्ता वहां पर किलस गई, यार मेरा नंबर, ऐसा कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा? तो युक्ता गुस्सा आ गया। पृथ्वीराज चौहान, फिर बाद में इनकी बात, एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान जी भी उनको लाइक करने लगे। बता दूं चौहान जी की तीन शादियां हुई हैं, पर संयुक्ता उसके अंदर काफी बड़ा नाम रहा है। देखो संयुक्ता कहीं ना कहीं यहां पर द्रौपदी या सीता के प्रभाव में एक आप देख सकते हैं संयुक्ता को। किस प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूं कि संयुक्ता जी जो है ये सीता या द्रौपदी के रूप में कहूंगा। देखिए महाभारत का युद्ध होता है द्रौपदी के कारण, क्योंकि वो एक विवाद का विषय बनती हैं दोनों प्रकार के युद्ध कराने के। वहीं सर सीता माता रावण और राम के बीच के युद्ध का क्यों? दुनिया में सर झगड़े ही तीन चीज के हैं, जर, जोरू और जमीन। तो सर जी जर तो संपत्ति थी, संपत्ति की लड़ाई से शुरू से चल रही है इनमें, हर कोई जमीन चाह रहा है। जोरू बीवी के चक्कर में लड़ाइयां हुई हैं सर जी, तो संयोगिता के चक्कर में बड़े ड्रामे होंगे, संयोगिता इसके लिए बड़ा विषय बनती है। अगर संयोगिता का मुद्दा ना आया होता तो मुझे लगता है
तो पर्सनली मेरा थॉट है कि शायद हाँ, भारत में इन बाहरी आक्रमणों का शायद प्रभाव नहीं रहा होता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही पावरफुल राजा थे। वो कभी भी विदेशी आक्रमणकारियों को इंडिया में एंटर ही नहीं होने दिए, भारत में एंटर ही नहीं होने दिए। ठीक है, तो सर जी कहीं ना कहीं महिला ही युद्ध का कारण बनी। अगली बार दोबारा पुरानी स्थिति खराब हुई। अब स्थिति खराब होने पर क्या हुआ, संयोगिता ने, ओ माय गॉड, संयोगिता का जब लेटर वेटर मिला, फिर इन्हों में आपस में टेलीग्राम शुरू हो गया। दोनों से को चिट्ठी चिट्ठी भेजा करते थे, चिट्ठी नाम कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, चले गए। अब दोनों दोनों अपने अपने एरिया में वापस आ गए। संयुक्ता ने पता किया ये है कहां के, तो पता लगा कि मेरे पिता जयचंद तो इनके पिता से भी झगड़ा करके बैठे थे, इनकी तो लड़ाई है। पृथ्वीराज चौहान को तो ये पसंद ही नहीं करते किसी भी तरह से, तो मेरी बातचीत कैसे बनेगी। परंतु दोनों कहां दिलफेक आशिक, कहां शांत रहने वाले थे। दोनों रोज कबूतर खेला करते थे, कबूतर जा ले जाओ, ये वाला लेटर उनको हम भी भेज के आ जाओ। ओके बाबू। एक तो ना मेट्रो के अंदर होता है ना, वो एक ईयरफोन लेके बराबर में हेलो हेलो, वो आराम आराम से बात कर रही होती हैं, वही वाली बात चल रही थी दोनों के बीच में, इलू इलू चल रहा था दोनों का। अच्छा का इसलिए ना शादी प्रोग्राम में जल्दी भेजना नहीं चाहिए लड़के लड़की को, सिंगल को, वरना ऐसी ऐसी हालत हो जाती। देख लो आगे क्या हुआ। आगे क्या होता सर जी, पृथ्वीराज चौहान जी के पास उन्होंने लेटर लिख के भेजा होगा एक दिन, बढ़िया वाला, कि बाबू मैं आपको लेने आ जाऊंगा, बता देना कब लेने आना है, घर के खिड़की कूद के तुम देखना, तेरे पिताजी को तो मैं देख लूंगा। लिख के उन्होंने चिट्ठी कबूतर पर लगा के बाद में भेज दी। अब कबूतर थोड़ा थोड़ा अनपढ़, हो सकता है सीजीएल में शायद थोड़ा कम पढ़ा हुआ उस टाइम पर, तो सही से पढ़ नहीं पाया, उसने डाक विभाग में थोड़ा कमजोर रह गया था। वो भाई साहब चले गए किसके पास, जयचंद वाले रूम पे जाके बैठ गया। भाई जयचंद ने देखा कबूतर, जयचंद तुरंत कबूतर पकड़ लिया, तो आदत थी, बोला ओ माय गॉड, मेरी बेटी का चक्कर चल रहा है, वो भी पृथ्वीराज चौहान से। इसने आना फानी बिल्कुल शुरुआती में ही संयुक्ता का स्वयंवर अनाउंस कर दिया। संयुक्ता का स्वयंवर है, और स्वयंवर में क्या करा, सभी राजाओं को बुलाया, परंतु पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट ही नहीं किया। और तो और देखो, अब कई कहानियां हैं इस चीज को लेके, कोई बुरा मत मानना, हर जगह पर अलग अलग कहानियां हैं। पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं कि सर जी इन्होंने बुलाया ही नहीं, और इवन पृथ्वीराज चौहान जी की एक मूर्ति बना करके अपने द्वारपाल के रूप में खड़ी कर दी, जहां जूते चप्पल उतारे जा रहे। इतनी गंदी बेइज्जती। कई लोग कहते हैं कि ये बेइज्जती मानी थी पृथ्वीराज चौहान ने, कई लोग कहते हैं चलो उन्होंने कहा चलो मूर्ति लगा, चलो लगा दी, वो उसकी इच्छा, छोड़ो मरने दो, क्यों झगड़ा करूं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उनके माता पिता का नाम भी वहां पर मेंशन। अब डोंट नो, अलग अलग हिस्टोरी ने अलग अलग बातें लिखी हैं, तो ऐसा हुआ होगा। पर संयुक्ता जो कह रही थी, संयुक्ता जो दिमाग में घूम रहा था, क्या घूम रहा था कि यार चाहिए तो मुझे यही मुंडा, चाहिए तो मुझे वही मुंडा। तो क्या होता है, स्वयंवर में अंतिम काल तक भी महिला को पूरी आजादी होती है कि वो अपना वर चुन सके। संयुक्ता ने क्या किया पता, कई सारे राजा आए हुए थे अलग अलग एरियाओं के, संयुक्ता ने उठाया माला और लेके सीधा गेट की तरफ चल दी, बिना कुछ देखे। राजा छी टट्टी, बहुत ही गंदा राजा, छी करती आगे चली गई, गेट पर पहुंची और जाकर के माला पहना दी। ओ भाई जितने राजा जयचंद की तरफ, अबे ओए तेरा दिमाग खराब है, तुम्हारी बेइज्जती करने बुलाया था, जब तेरी बेटी का टाका कहीं और सेट है तो हमें क्यों बुलाया? तो नहीं हाँ भाई, पागल पागल बैठे हैं भाई। सारे राजा लोग गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर जाने लगे। भाई जयचंद की बेइज्जती हो गई बड़े चौड़े में। अब इस बात पे कई लोग कह रहे हैं कि उनकी बेटी को बंद कर दिया कमरे के अंदर, और काफी स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं बंद नहीं किया था, वहीं पर ही पृथ्वीराज चौहान। हर कोई अलग अलग कहानियां, मसाला डाला गया है अलग अलग, तो चिंता ना करें। तो पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर तगड़ा भागते हुए आते हैं, बाबू चलोगी तो आओ, ले चले हम तुम्हें सितारों के शहर में, ये जालिम दुनिया हमको जीने नहीं देगी। उठा करके बिठाया और लेकर, कहते थे एक ना एक दिन तो ये सितम होना ही था, आज अगर मेरे हाथ ना कटे तो तेरे मांग में मेरा सिंदूर भरा होना ही था। ये बात कह करके पृथ्वीराज चौहान उसको उठाकर ले गए वहां। देख रहे हो कितने खतरनाक शब्द कहे होंगे। नो ऐसा कुछ नहीं कहा होगा, ऐसा एक मैंने कहीं सुना था, ये लाइन मुझे ध्यान आ गई जस्ट। तो ऐसा कुछ रहा होगा कि अगर ऐसा कोई सिस्टम ना हुआ होता, आज अगर हमारे हाथ भी होते तो आज तुम्हारी मांग हमारा सिंदूर भी भरा होता, इस तरह की लाइंस थी। तो क्या करिए, वहां से उनको ले जाते हैं, संयुक्ता को वहां से उठा करके। सब जिस बाप की बेटी किडनैप हो गई उसकी आंखों के सामने, वो उसको पसंद करेगा? नहीं। पृथ्वीराज चौहान से इसकी थोड़ी किल्सन हो चुकी। अब कई लोग कहते हैं कि ये घटना पहले हुई है, कई लोग कहते हैं ये घटना बाद में हुई है। इस चीज को लेकर के बहुत ही बड़ा टसल चलता है। देख रहे हैं सर ये क्या हुआ है, मूर्ति को इन्होंने अपनी माला पहना दी गई है। ये रही सर हुस्न परी जी। नाम क्या है सर इनका? नाम क्या है इनका? संयुक्ता जी है। संयुक्ता जी, संयोगिता जिन्हें कहा गया है।
इनकी मैरिज हो जाती है। देखिए वास्तविकता में सुंदर थी। अब इसके पीछे भी एक कहानी बताई बताई जाती है कि अनिरुद्ध नाम का एक वो था, अनिरुद्ध नाम का पेंटर था जो कि इनके दरबार में था, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। ये गया था इनके एरिया में, इसने दिखाया था उनकी तस्वीर पे। तब बताते हैं इस तरह की, वहीं से इसको तैयार मिला हो। बड़ा ही गंभीर प्यार था सर, बड़ा ही गंभीर, बहुत गंभीर था जी। बस गौतम नहीं था। आगे की बात कर लेते हैं जरा थोड़ा। अगर आप लोगों को थोड़ा टसल समझ में आया होगा, टसल क्या हो रहा है, झगड़ा किस बात का, झगड़ा समझना बहुत जरूरी था। अब सर जी हुआ क्या, जरा हम आगे की बातें समझ लें, अगर सबको समझ में आया हो तो। सर जी 1191 में इसने सोचा कि सर जी गोरी ने, अब जरा गोरी पे दोबारा आ जाते हैं, मुद्दा जो था, गोरी दोबारा हमला करने आया। कहां सर जी, राजस्थान वाले एरिया। भूल गया कि पापा जी बैठे हैं, और पापा जी की अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, उस टाइम थोड़ा सा जवान थे, कुछ मतलब ज्यादा गुस्से में थे पृथ्वीराज। ये आए और यहां से भाई साहब जी पृथ्वीराज चौहान की सिंधु नदी के जो ये चलेगा युद्ध पे लड़ने। कहां डिसाइड हुआ, कहां पे डिसाइड हुआ सर जी, झगड़ा करने सर जी कहां डिसाइड हुआ कि आज आप मिलते हैं, कहां मिलते हैं, आजा चोड़ में देखते हैं किसके कितने दम है, आओ मिले। सर जी कहां मिले, तराइन नाम की जगह पर। सर जी तराइन कहां है, क्या क्लास का मुझे कोई बच्चा बता सकता है? आप लोगों ने अभी तक कई बार लोगों के वीडियोस या फिर किसी से टीचर साहब ने सुना होगा, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। कोई जानता है तराइन कहां पड़ता है? कोई स्टेट बताएगा मुझे जरा तराइन का एक बार प्लीज। आप लोगों के चैट थोड़ा जरा एक्टिव हो जाओ, अगर आप लोग कहां सुन के थोड़ा जरा मूड में कहीं ना आ गए हो तुम लोग भी। मतलब तुम लोग भी आज सोना बाबू को मैसेज कर रहे हो, बाबू तुम्हें तो मैं तुम्हारे शादी के स्वयंवर से उड़ा के ले जाऊंगा। बेटा उस टाइम पे ना दिल्ली पुलिस नहीं थी ये वाली ना, बहुत मारेगी तुम्हारी कसम। जैसे गोरी को मार के लाल भेजा था, ऐसी लाल करके भेजे जाएंगे, ध्यान रखना। बताइए सब लोग फटाफट जरा। ओके चलिए सर जी, गोरी और चौहान जी के बीच में एक बहुत ही खतरनाक वॉर होता है, ठीक है सर। अब सर जी हुआ क्या, देखो एक इसके अंदर भी देखो बड़ी बड़ी ना प्यारी प्यारी कहानियां हैं इसके अंदर, कुछ ज्यादा ड्रामा नहीं, बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियां। पृथ्वीराज चौहान, देखो कई लोग कहते हैं कि पहले ही युद्ध में कुछ घटना हुई थी, बताऊंगा घटना लास्ट में, पर कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये सेकंड वाले युद्ध के अंदर ही घटना हुई। अलग अलग कहानियां बताई जा, ठीक है। सर जी क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से एक पर्सन थे गोविंद राय, नाम क्या सर जी, गोविंद राय। सर जी गोविंद राय जी लड़ने गए होंगे, किसको मारने के लिए, तुम्हारे गोरी को मारने के लिए। कहते हैं कि गोरी ने वहां से एक भाला फेंक करके मारा जो गोविंद राय के दांत पर आ लगता है। अब डोंट नो कैसे उनके दांत टूट गए इस युद्ध के अंदर। तो दांत टूटना हो सकता है राइटर ने लिखा हो अतिशयोक्तियों में, कि दांत टूटना मतलब उनको बहुत बुरी तरह मारने की कोशिश कर रहा, पर किताब में लिखा था दांत टूट गए उनके। कई लोग ऐसी इसकी कहानी। तो सर जी गोविंद राय जी के दांत टूट जाते हैं, तो सर जी गोविंद राय क्या करते हैं, गोविंद राय गुस्सा के, मेरे दांत तोड़ दिए तूने, अब कल को मैं खाना खाऊंगा तो खाना तो दांत से बाहर निकल जाएगा। भाई बंदे को बड़ा गुस्सा आया। देखो मैं अभी एक लाइन भूल रहा हूं, मैं भूल रहा हूं शायद, 12 वर्ष कुकुर जिए, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष राजपूत जिए, बाकी वर्ष बेकार, समथिंग करके इस तरह की इनकी कहानी है जो राजपूतों के लिए कही जा जाती है। राजपूत अगर जिएगा तो 18 वर्ष मतलब युवा काल में जिएगा, और जब तक जिएगा अपनी शान के लिए जिएगा, बाकी वरना मर जाएगा। ये राजपूतों की एक जोश भरी कहानियां हुआ करती। 12 वर्ष कुकर मतलब 12 साल कुत्ता जीता है, 13 वर्ष सियार जिएगा, 18 वर्ष राजपूत जिएगा, पर जब भी जिएगा अपनी खतरनाक सीन, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, तो समझ में आया होगा सर। सर आप बड़े शायराना हो गए। शायराना नहीं हुआ हूं, थोड़ा सा जरा मुझे देखो, जब हम राजपूताना हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में थोड़ा सा जरा डूबने का मन कर जाता है। यही दिक्कत है हल्की हल्की हिस्ट्री में हमारी, कि हमें थोड़ा फ्लो में आना पड़ता है ताकि चीजें दिमाग में छप जाएं, यार दोबारा कभी पढ़ना ही ना पड़े, कहानी दिमाग में है। पहला आया पिट के गया, दोबारा आया, पहला आया जीत गया, दोबारा आया पिट के चला गया, थर्ड आया गोविंद राय जी का दांत तोड़ दिया, फिर गोविंद राय को गुस्सा, गोविंद राय ने एक भाला फेंक के मारा उसका घोड़ा पहले दोस्त, फिर उसे नीचे गिराया। फिर सेम वही हाल जो भीमदेव ने किया था, उल्टा हट्टा दबा के बजाया, दोबारा लाल, दोबारा घोड़े पे उल्टा करके डाला, फिर भेज दिया। तो अब की बार जब वो गए ना वापस, तो काकी जी बोलते रहे, हूर नहीं लाए तुम, हूर नहीं लाए? कह रहा हाँ कुछ लाया हूं आपके लिए। क्या लाया हूं? आओ कमरे में चलते हैं एक बार, जरा आपके लिए भी कुछ हूर लाया हूं। हूर लाए, आओ चलो कमरे में चल रहे हैं। कमरे में लेकर गए और ले जाके उनको भी औंधा किया, और धे पट्टे कह रहा जी वो वहां से लाया था, कुछ शेर तो आपका भी बनता है, तुम ही भेजते हो मुझे बार बार वहां पिटने के लिए,
यहाँ बैठने लायक हालत नहीं छोड़ते ये लोग, इतनी बुरी बुरी तरह मारते हैं। दुख हुआ इसको तो। अब कई लोग कहते हैं इसको इनवाइट किया गया था इसी टाइम पर, कुछ लोग कहते हैं इसको इनवाइट किया गया था जयचंद के द्वारा। देखो जब अपना ही पड़ोसी गद्दार, अपना ही राजपूत फैमिली का मेंबर गद्दार हो जाएगा, पंगा तो होना था। परंतु फिर भी ये हार के चला जाता है। कहते हैं कि जयचंद सेकंड टाइम दोबारा से कहता है कि आजा भैया दोबारा, नेक्स्ट ईयर दोबारा। और कई लोग कहते हैं कि नहीं, इसी बीच में पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी को भगाया और अब वो पूरे दिन साथ साथ लगे लगे रहते थे। लगे रहते मीन्स तो ना, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने खाना नहीं खाया, बाबू आप यहां कर रहे हो, बाबू आप क्या कर रहे हो, बाबू थाईलैंड चलना है क्या, बाबू हनीमून के लिए। पूरे दिन बाबू 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 लगे रहते थे। पृथ्वीराज चौहान जी का पूरे दिन दिमाग खराब। अब पृथ्वीराज चौहान जी के एक दोस्त थे, बहुत ही प्रिय मित्र जिसे मैं कहूंगा, तो उनका नाम था जी चंद्रवरदाई। कहते हैं उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक साथ पैदा हुए एक साथ उनकी मौत हुई। सर जी आज आपकी हरियाणवी राजस्थानी निकल रही है भाषा में। सर जी निकल इसलिए रही क्योंकि जब आप लोग कभी राजपूताना हिस्ट्री पढ़ो तो आपको राजस्थानी ही सीखनी पड़ेगी। अब वो क्यूकर बोलेगा क्यूकर नहीं बोलेगा सब समझ में आ जाएगा, एक बार समझ जाओगे। थोड़ी बहुत लैंग्वेज में टसल है और मजा अलग है। राजस्थानी जो राजस्थानी जो लैंग्वेज है ना हल्की हल्की, एक अलग ही क्रिस्प है इनकी कहानियों में, जिस तरह से सुनाई जाती है लोकल रीजनल भाषा में जो कहानी सुनाई जाती है, मजा आता है उनके लेवल। कुछ मजा भी और कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स भी बन जाते हैं। अच्छा कुछ लोगों ने आंसर दिया हरियाणा। यस बेटा, तराइन तुमने कभी भी ध्यान दे लेना, ज्यादातर जो जितने भी युद्ध हुए हैं ज्यादातर कहाँ हुए हैं, हरियाणा की भूमि पे। चाहे कुरुक्षेत्र देख लो, तराइन देख लो, पानीपत देख लो, हर सारे युद्ध हमारे हरियाणा में होते हैं। हरियाणा के आदमी ऊत हैं, हमेशा लड़न को बैठे तैयार है। कोई बुरा मत मानना हरियाणवी, भाई है ऐसा, भाई सब युद्ध आपके ही जोन के अंदर। चलिए सर जी, तो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान जी पूरे दिन लगे रहे, तो इनका मित्र जो परेशान था चंद्रवरदाई, कहता था पूरे दिन लगा रहता है। पर खबर आई कि अगले ही साल जयचंद ने इनको बोला कि आजा भाई आजा, तू आ, चिंता मत कर, जो मेरा राज्य इस तरफ है कन्नौज, हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे और इवन मैं किसी और को सपोर्ट भी नहीं करने दूंगा, ये अकेला पड़ जाएगा और इसे आके मार, क्योंकि इसने मेरी बेटी भगाई है। भाई इस बंदे ने इतना गलत काम किया और किसी चोर बंदे को अपना रास्ता खोल दिया। कई लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान हाथी पर बैठा करते थे और हाथी पर बैठ के तीर चलाया करते थे, जो कि चलाने बड़े एक्सपर्ट थे, और उसके अंदर घेरे हुआ करते थे, मल्टीपल लेयर्स हुआ करती थी कहते हैं कई लोग। तो उस लेयर को तोड़ने तक का रास्ता समझा दिया इन्होंने जयचंद कि तोड़ दोगे, अगर लेयर तोड़ दोगे तो तुम जीत जाओगे, और यही हुआ। 1192 में ये भाई साहब आए, सबसे आए लाहौर। दोबारा कहां पे आए सर? लाहौर आए। लाहौर आके इन्होंने फोन किया पृथ्वीराज चौहान को, हाँ भाई एकदम आजा, दोबारा भिड़ ले एक बार ग्राउंड में। पृथ्वीराज चौहान ने बोला पिछली बार कुत्ता बना के मारा था, अब की बार सुअर बना के मारू। इसने कहा अच्छा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आजा देखते हैं। देखते हैं क्या होता है, आ जाओ। बुला लिया भाई ने। परंतु यहां पे पहुंचा कौन? ये एक लेटर किसको मिला? ये मिला था इसके चंद्रवरदाई को। चंद्रवरदाई आया, चंद्रवरदाई बोला पृथ्वीराज चौहान जी प्रभु मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इस गोरी को छोड़ो जो तुम लिए उठा के लाए हो, दूसरा गोरी जो तुम्हें उठाने आया उस गोरी पे ध्यान दे लो, ये दोनों गोरियों में जरा एक थोड़ा परसेंटेज थोड़ा वहां गोरी में ट्रांसफर कर। ठीक है सर जी। अब ये गोरी के पास चले गए। अब गोरी के पास जाकर क्या हुआ? गोरी अब इस दौरान पृथ्वीराज चौहान को लगा यार पैर पिट के गया ही है, अब की बार क्या तैयारी करूं, ये कम तरीके से चलेगा, लेस प्रिपेयर। कई बार तुम लोग करते हो ना, पिछली बार का सीजल तुम्हारा प्री निकल ही गया था, इस बार तो प्री नहीं निकाल ही देंगे पूरी तरह। यही एग्जांपल दे रहा है तुम्हें, पूरी तरह से साथ जाओ हमेशा जब भी जाओ। तो सर जी वहां पर युद्ध हुआ और भाई साहब जी इस युद्ध के अंदर चौहान जी यहां थोड़े से कमजोर पड़ गए। गोरी उनको वहां पर ट्रैप कर लेता है। अब देखो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग बातें लिखी हैं। कई लोग कहते हैं कि 1192 के अंदर ही इनकी मौत हो जाती है, युद्ध से भागते हुए करनाल की ओर भागा कर रहे थे, वहां पर इनकी मौत हो जाती है किसी सर जी? चौहान जी की। अब यहां पर सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ा कहानी का टसल नाम सर जी, नाम आता है पृथ्वीराज चौहान के दोस्त कौन सर जी? चंद्रवरदाई जी का। चंद्रवरदाई जी ने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है सर जी। चंद्रवरदाई जी की बहुत फेमस बुक आती है, उसका नाम क्या है सर जी? अपना पृथ्वीराज रासो। नाम क्या है सर जी उस बुक का? नाम पृथ्वीराज रासो। और सर जी इन्होंने बुक लिखी, उसके अंदर कहानी बताई गई। कहा कि सर जी यहां से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध से हटा करके
और ये लेकर कहां गया सर जी, गोर लेकर चला गया अफगानिस्तान, और वहां ले जाके इसको जेल के अंदर डाल दिया गया। कहते हैं कि जेल में, यस यस बिल्कुल बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस, यस पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल आओ थोड़ा जरा स्टोरी पे आओ, बड़ा मजा आ रहा होगा शायद, मुझे उम्मीद है, और जरा इंटरेस्ट, थोड़ा कहानी सुनते हैं आगे क्या हुआ होगा। सर जी आगे क्या हुआ, जब ये जेल के अंदर उनको रखा गया तो जेल में पहुंचते हैं गोरी उनसे मिलने। हाँ जी, हाँ भाई क्या नाम है तेरा, पृथ्वीराज, मैंने सुना है तेरे को कुछ बहुत बड़ी कलाएं आती है अलग अलग। कह रहा आती तो बहुत है, कि तू क्या धार ले। मैं तो की भाषा में जवाब दे दिया उसको। उन्होंने कहा अच्छा जी। कह रहा पहले तो आंख नीचे कर, आंख नीचे। कह रहा हो राजपूत, हाँ आंख नीचे नहीं करा। कह रहा अच्छा जी, निकाल दो उसकी गोटियां बाहर। दोनों गोटी बेचारी बाहर निकाल दी गई। सर जी जब युद्ध इतना खतरनाक हुआ, ओ माय गॉड, पृथ्वीराज चौहान की जब ऐसे पता लगे तो चंद्रवरदाई वहां पहुंचते हैं, वो बोलते हैं कि आपने इनकी आंखें तो निकाल ली हैं, आप चिंता ना करें, ये अभी भी तीर चलाने में एक्सपर्ट है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। ऐसे कैसे? कह रहा सर इनको शब्द भेदी बाण चलाने आते हैं, मतलब कि सुन करके बाण चलाते जानते हैं। अच्छा। कह रहा सर जी अच्छा, आपको एक और हिंट दे दूं कि कहानियों में बताया गया है कि कुछ गिने चुने लोगों को ही शब्द भेदी बाण चलाना आता था। ये राजपूताना हिस्ट्री बोलती है। जैसे कि इसके अंदर सर जी परशुराम जी थे, कर्ण को कहा जाता, कर्ण जानते थे, अर्जुन को ये ट्रिक आ चुकी थी, दशरथ जी राम जी के पिताजी को कहते हैं, इनको आती थी। इवन राम जी को नहीं आती, कई बुकों में ऐसा लिखा है कि राम जी को भी नहीं आती थी, परंतु यहां पर पृथ्वीराज जी को बताया गया। अब देखो कितना ग्लोरिफिकेशन है, चीजों को बढ़ा के बताया जाता है। अब वी डोंट नो क्या था क्या नहीं था, पर बताया गया है कहानियों में। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि हाँ चलो ट्राई करवा देखते हैं, पर अगर इसने मुझे आग बंद कर शब्द बाण चला के नहीं दिखाया तो इसकी मौत मैं करा दूंगा। उनने कहा ठीक है सर जी, हो जाए जरा एक प्रोग्राम। उन्होंने कहा चलो ठीक है। उसने कहा जब मुझे सामान वामान ला दो, हम प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि बाण धनुष सब अपना आप तैयार करेंगे। उन दोनों ने मीटिंग करी, चंद्रवरदाई ने वहां पे जेल में रह के, और दोनों ने बात करनी शुरू कर ली कि भाई देख प्लान ऐसा है, जैसा डिस्टेंस होगा तो समझाऊं। अब हुआ क्या उस दिन, जिस दिन प्रोग्राम हो रहा था, जिस दिन ये घटना होनी थी सर जी, उस दिन क्या हुआ, मान लीजिए यहां खड़े हैं पृथ्वीराज चौहान, यहां खड़ा है चंद्रवरदाई, यहां कुछ ऊंचाई पर कौन बैठे हैं, गौरी बैठा हुआ है। और इसने क्या करा, एक घंटे का यहां पे एक रिंग बेल लगवा दी, एक घंटा, थाल बड़ा कह सकते कुछ भी। तो यहां पर इनको धनुष दिएगा, कहा गया कि आंखों पे तुम्हारे ब्लाइंड फोल्ड है और तुम्हें इसको हिट करना है। वो कहता है हाँ भाई घंटा बजाया जाए और आवाज से हिट कराया जाए, परंतु ऐसा चौहान ने छोड़ा ही नहीं बाण। लोग कहने लगे ये तो मरेगा, परंतु चंद्रवरदाई उस समय सब अपने दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा है, और उसने एक बहुत ही फेमस लाइन बोली जो कि आज तक भी लोग बोलते हैं, 4 बांस 24 गज अंगल अष्ट प्रमाण, तू ऊपर सुल्तान है मत चूके रे चौहान। या लिखिए सर ये, 4 बांस 24 गज उंगल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूक्यो रे चौहान, मत चूक्यो चौहान। जैसे ही ये लाइन सुनी, चौहान टर्न हुआ और सीधा एक तीर मारा, खत्म। कौन खत्म? सीधा हेड शॉट मारा था सीधा, पबजी वाला। किसमें सर जी? गोरी को खत्म कर, ऐसा बताया गया है। सिर्फ चंद्रवरदाई ऐसी बुक जो है बोलती है, बाकी कोई स्टोरी ऐसा नहीं मानता। बाकी सब मानते कि इनकी मौत यहीं पर हो गई। 4 बांस, देखो पहले जो डिस्टेंस थे वो बांस में काउंट किए जाते, बांस में 24 गज डिस्टेंस को 24 गजों के अंदर उन्होंने बताया। हाइट उन्होंने बताने की कोशिश करी कि कितने अष्ट उंगल प्रमाण के हाइट पर इतना है, लेवल यहां पर बैठा है, पूरा समझाया गया लाइन क्या। ठीक है सर, ये था सर जी 4 बांस 24 गज अंगल उष्ट प्रमाण की लाइन थी सर। नहीं 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 नहीं, हिस्टोरियन ये नहीं मानते पूजा जी, हिस्टोरियन ये नहीं मानते, 1206 वाली लाइन नहीं मानते ये लोग। मैं बताऊंगा अभी, मैं चिंता ना करें, मैं बताऊंगा उनकी मौत कैसे लिखी है कई राइटरों ने, मैं बताता हूं। हर हिस्टोरियन इस बात पर झगड़ा ही है, हिस्टोरियन हर बात झगड़ता है कि कैसे मौत हुई। देखो अगर इसकी मौत यहां हो गई होती तो इसका मकबरा अफगान में नहीं बना होता, बड़ा एक समस्या अविद्या है। देखो हम किसी को भी अच्छा नहीं मान सकते, इसका मकबरा आज भी अफगान में है। मैं इमेज कहोगे तो ऐसे आपको इमेज लगा दूंगा इसके लिए। इनका मकबरा अभी भी अफगानिस्तान में है, तो अब मकबरा क्यों बनाया इन्होंने वहां? क्योंकि बॉडी तो ले जा सकते नहीं था, क्योंकि बॉडी छोड़ी नहीं गई होगी यहां से। अगर कबायली ने मारा तो यहां से छोड़ी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं कि सन 1206 में ये अपने यहां पर नमाज पढ़ रहे और नमाज पढ़ते समय शिया लोगों ने, क्योंकि ये सुन्नी थे, शियाओं ने आगे सर इसको मार दिया था शाम की नमाज अदा करने के बाद।
कहते हैं, परंतु लोग मानते हैं कि सन 1200, अब देखो आपको मैं रीजन दूंगा कि इनका कहानी का अंत मुझे जो लगा क्यों ऐसा लग रहा है। सर जी 1200 से 1204 में इनकी मौत हो गई थी पहले ही, कंफर्म बात है ये, 6 तक ऐसा सीन नहीं था, क्योंकि बाद में इनके कमांडर भारत आए और कमांडर के साथ इनके गुरु आए, तो ये क्यों नहीं आए, इसका मतलब इनकी मौत हो चुकी। जो कई कहानियों में जो गलत बातें लिखी गई हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको आज लेकर आया हूं। काफी चीजें देखो, कोई लोग बुरा मान सकता है कि नहीं सर मैंने तो ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा है, चिंता मत कीजिए, मैं भी यहाँ कम से कम 5-6 बुकों अलग अलग राइटरों को एनालाइज करने के बाद यहाँ बैठा हूँ आज, ठीक है। हर किसी का अपना अपना थॉट था, देखो मैं आपको अब सबके लगभग जितने थॉट में पढ़ पाता हूँ अभी तक, और मैं अपडेट करता रहता हूँ, हर बार मैं नई नई चीजें लेकर आने की कोशिश। तो सर जी ऐसी घटना बताई जाती कि ऐसा हुआ होगा, और ये ग्लोरिफिकेशन है, अतिशयोक्ति भी हो सकती है ऐसा हुआ हो, परंतु कोई बड़ी बात भी नहीं ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो चंद्रवरदाई ने अपनी बाकी बुक को जब आए थे तो अपने बेटे को देकर आए थे कि भाई आगे की कहानी तुम लिख दे। अब पता नहीं ये लिखी कैसे गई है, ये मर गए थे तो हिस्टोरी को कहानी कैसे पहुंची, क्योंकि फिर दोनों ने एक दूसरे को चक्कू मार लिया और दोनों वहीं के वहीं समाप्त हो गए। इसलिए बोलते हैं एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक साथ पैदा हुए एक साथ मर गए, दोनों इसलिए फेमस कहानी। ओके जी, चलिए सर आगे चले। अब होता क्या है, तो सर जी सेकंड वाले वॉर के अंदर के साथ जी पृथ्वीराज चौहान, अब सर जी कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि जो जयचंद था, जयचंद इतना बदनाम हो गया कि तेरे चक्कर में हमारा राजा मर गया, विदेशी हमारे यहां पर आके बस गया, और ये तो हमारे यहां पर आतताई मचाएगा। देखो एंशियंट हिस्ट्री जो कहती है ना, जो एनसीईआरटी बोल रहा है, ये लिख रहा है सेठ गौरी डाइड आफ्टर नमाज बाय द शिया पर्संस एट 15 मार्च 1206। ठीक है पूजा जी, जो एनसीईआरटी बोल रही है, जो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, वो ये बोल रही है। मैं सब तरफ से लाऊंगा आपके लिए कहानी। जो कह रहे हैं ना वो भागते हुए जातियों ने मारा, वो जाते हुए सिंधु रिवर वाला, इसको नहीं मारा था, वो अन्य राजाओं की मौतों के अंदर दिखाया गया, इसके लिए ये लाइन लिखी जाती है। एनसीईआरटी इस तरह की लाइन आई नहीं बोल दो। चलिए सर जी जयचंद ने अपने बेटे तक की इसके अंदर मौत, क्योंकि बताते हैं कि जब उसको मरवाने के लिए अपने बेटे को भी उन्होंने छाती सीना लगवा दिया, कील का गेट तोड़वाने के लिए, बहुत बहुत ही ग्लोरिफिकेशन कहानी। जयचंद बूढ़ा हो चुका था, जो बंदा पृथ्वीराज चौहान से लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, वो बंदा क्या गोरी से लड़ाई करेगा, पर उसकी बेइज्जती इतनी हो रही थी ना, लोग गद्दार, बहुत बड़ा बुरा कहा गया इस जयचंद, और जयचंद ने अपना अंतिम परेशान होकर के गोरी को चुनौती दे दी, आ भाई तुझे मैं मारूंगा। सर जी 1194 में चंदावर के युद्ध के अंदर क्या हुआ, चंदावर के युद्ध जयचंद और गोरी की लड़ाई हुई, और अंततः जयचंद भी इसके अंदर मारा गया, और इसी के साथ सर जी गोरी भारत पे संपूर्ण तरह से सर जी राज करने बैठे। यही सर जी बदतमीजी शुरू होती है, भारत के अंदर राज शुरू हो। शायद हमको आज समझ में आ गई होगी कि सर जी कौन कौन से युद्ध पड़े। स्टार्टिंग के सर जी हमने दो युद्ध पढ़े। पहला पढ़ा 1175 सर जी मुल्तान, 78 सर जी पाटन, इसके बाद सर जी 91 टाइम लगाने में, 91 गोरी सत फर्स्ट तराइन, 92 तराइन 2, और 94 वाला अपना चंदावर। 1994 चंदावर का युद्ध। क्या सर जी हमको सारे युद्ध याद हो गए, पूरी कहानी घटनाक्रम के साथ याद हो गई, कब कब कौन कौन लड़ा, पहले में कौन लड़ा, दूसरे में कौन लड़ा, तीसरे में कौन लड़ा, चौथे में कौन लड़ा, पांचवें में, पूरी प्रॉपर कहानी सबको समझ में आ गई हो मुझे आशा कर। और अगर आप लोग गलती से कोई बच्चा पीसीएस के एग्जाम देने जा रहा है ना, ये मच सफिशिएंट कहानी है, तो मैंने समझा है ये पूरा सफिशिएंट है। ओके सर, आगे जरा कुछ और जानना चाहते हो क्या, बोलो। अब क्या हुआ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज, जो आपके ये भाई साहब जी थे गोरी, मुझे लगता है ये गोरी जी मौत हो गई थी, क्यों, क्योंकि गोरी ना बीच बीच में था बार बार वापस भागा आ जाएगा। कई लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बार बार जाना आना इनका ड्रामा चल रहा है। इसके दो बड़े बड़े कमांडर थे, दो बड़े बड़े कमांडर में पहले नाम तो बख्तियार खिलजी। बताते हैं पहले वाले जो युद्ध में जब इसको मार के गिरते हुए बचाया था, वो बख्तियार खिलजी नहीं बचाया था इसको, बख्तियार खिलजी। और दूसरा जो उसका कमांडर था उसका नाम क्या है सर जी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दो इसके कमांडर थे सर जी। इन दोनों कमांडरों को अलग अलग जगहों पे इसने अपॉइंट किया था। बख्तियार खिलजी को याद होगा नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा को जलाने की जो घटनाक्रम की थी, वो बदतमीजी नहीं की थी, क्या बोलूं मैं इसको,
इसी की घटनाक्रम तो बख्तियार खिलजी ने ही वो कुकर्म किया था हमारे लिए, वरना आज हमारे पास और बड़ा ज्ञान का हम लोग केंद्र हुए होते। और याद रखना, जब आपको किसी इंसान को मारना हो, आपसे ज्ञान को मार दो। जिस दिन वो आपसे आपके ज्ञान में कमजोर है, समझ लो उसकी जीवन विनाश हो चुका है। इन्होंने हमारे यहाँ की भाषा और संस्कृति का विनाश किया, का परिणाम हम लोग आज तक भुगत रहे। वरना नालंदा का ज्ञान हम पे अगर आज होता, कहते हैं कि सर जी मैंने कितने दिनों सर जी वहां पर आग ही नहीं बुझी, तड़कती रही, इतनी बुक थी वहां पर। आज सिर्फ खंडर है हमारे पास वहां। तो जी कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत आता है, जिसको यहाँ पे भारत का गुलाम वंश का संस्थापक के रूप में से स्थापित किया गया था भारत में। और सर जी बता दूं आपको जरा, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने साथ दो लोगों को लेकर आता है। किस किस को लाया सर जी? दो लोगों को लाया। पहला लाया वो बुड्ढा, याद है, आसाराम बापू टाइप वाला, क्या नाम उसका, काकी, क्या ना काकी, की बुड्ढा ले आओ मेरे हरम में। एक तो इस बुड्ढे को लाया। इस काकी के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ही याद में तो कुतुब मीनार बनाई थी इसने। यही तो है सर जी इसकी मजार, यहां पर इसकी मौत हुई। वहीं सर दूसरी ओर इसके एक और थे, इसका नाम क्या सर, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, इसको ले जाया गया था अजमेर। आप लोग जानते हैं अजमेर में जो दरगाह फेमस है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अब देखो दोनों लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक ला रहा है भैया, भाई साहब जी गोरी साथ क्यों नहीं लाया इनके, जब तो गोरी तो इनका मुरीद था, तो क्यों नहीं लाया गोरी इनको अपने साथ। तो खास शक है कि लोगों को वहां की मौत हो चुकी है। वो बार बार ट्रैवल करता था यहां से वहां, वहां से यहाँ, पता नहीं कौन सा खजाना गड़ा रखा था उस भूखे नंगे एरिया में इसने अपना, बार बार वहीं भागा रहता। जिंदगी इसकी आधी बीत गई इसी काम में। ठीक है, तो आज सर शायद हमको पूरी कहानी स्टोरी लाइन समझ में आ गई होगी। हमने पूरे विदेशी आक्रमणकारियों को पूरे पूरे 3 स्ट्रक्चर में समझ लिया होगा। हमने संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी समझ ली, जयचंद का उनसे परेशान होना और पुराना बैकग्राउंड रीजन में वो झगड़ा क्यों था इनके बीच में, कि पिताजी भी भगा के ले गए थे। पाटन वाले की जो जिसे वो जो उनकी क्रश थी, वो क्रश भी उनको कहती थी कि नहीं मुझे तो पृथ्वीराज चौहान ही चाहिए। इस तरह की स्थितियां हम लोग देख सकते हैं। और आप कोई चिंता ना करें, कोई भी जब पूजा जो आपने लिखा था ना, हमने कई बार ये पढ़ा है, कई बार ये पढ़ा है, तो हम लोग जब अगर कभी आप ऑप्शनल क्लिक करते हो तो ऑप्शंस में कभी भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं आता, पहली चीज। नंबर 2, अगर जो उन्होंने 12 तो 12 उन्होंने मेंशन कर रखा है, आप उसी को मानो। परंतु जब कभी आप मेंस का एग्जाम, कोई बच्चा जब मेंस लिखने जाएगा तो मेंस में हमको लिखना पड़ता है कि कुछ हिस्टोरियंस, सच हिस्टोरियंस ने ऐसा बताया, कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसा बताया। तो जब हम अपने आंसर लिखते हैं तो अपने आंसर में दोनों तरह की बातों को वहां पर पुट करने की हमारे पास पावर होती है जब मेंस लिख रहे हो। प्रीलिम्स के टाइम पर तो कभी भी वो इस तरह की कंट्रोवर्शियल बातें बोल नहीं सकता हमसे, अगर बोलेगा भी तो हम वहां पर एक ऑप्शनल क्लिकिंग खेलने की कोशिश करते हैं कि नियम एलिमिनेशन यहां पर लगाने की। देखो ना, मल्टीपल राइटर, मल्टीपल बातें आ गए अभी। तो बताइए सब लोग, देखो बस मुझे यही खतरनाक, जब बच्चा 1 घंटे के बाद सब में एनर्जी डाउन हो जाती है, पता नहीं क्या, बड़े थक जाते हो बहुत जल्दी तुम लोग। एंड थैंक यू कौशिक जी, आपने मुझे ग्रेट हिस्टोरियन कहा। आई एम नॉट अ ग्रेट हिस्टोरियन, मैं ग्रेट हिस्टोरियन बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि बस मैं चीजें पढ़ रहा हूं। देखो, एक पर्सन में एजुकेशन में एक लाइन होती है, एक जो इंसान है वो चीज सीखता है सर जी कहां से कहां, वूम टू टूम्ब, गर्भ से लेके अपनी कब्र तक का, ये लाइन नहीं है। जन्म से लेके अपने मरणोपरांत इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मेरी भी कोशिश रहती है मैं हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढ ढूंढ कर लाता रहूं और आपको बताऊं कि किस राइटर ने क्या कहा होगा, किस पर्सनैलिटी ने क्या कहा होगा, किस टॉपिक में किसने क्या चीजें कही होंगी, हर जगहों पे अलग अलग बातें कही गई होंगी। तो मैं जब भी कुछ, मैंने कहा ना, मैं जब भी कोई टॉपिक दोबारा भी लाऊंगा ना, मैं गारंटी देता हूं इस बात की, मैं जब भी दोबारा टॉपिक को भी दोबारा पढ़ाऊंगा अपने लाइव स्ट्रीम पर या अपनी किसी ऑफलाइन बैच में, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो चुका होगा। मैं बस कोशिश, देखो अगर कुछ चीज हो ही नहीं जिंदगी में तो भाई बात अलग है, परंतु वरना मैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया इंक्लूड करने की कोशिश ढूंढता रहता हूं कि कुछ तो मिले, किसी राइटर ने उसके बारे में क्या कहा, कुछ ना कुछ मुझे भी मिलता है। चलिए, अगर सभी लोगों को समझ में आया हो,
अगर आपको मेरा स्टोरी लाइन बनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा सब लोग, है ना। सब्सक्राइब कराया करो यार, अपने फ्रेंड सर्कल्स में भिजवाओ कि देखो भाई तुम कहानी सुन सकते हो। कहानी लाइन बहुत सिंपल सिंपल तरह से सबने समझाई है हम लोगों को। आप लोग अपने फ्रेंड्स को थोड़ा बेनिफिट कराओ उन लोगों का भी, कि देखो मजा ज्यादा ज्यादा जब आएगा जब ज्यादा डिस्कशंस होंगी, ज्यादा चीजें हमारे पास बात करने की, चीजें आराम से याद हो पाएंगी। इसे थोड़ा जरा नेक्स्ट टाइम जरा थोड़ा एमसीक्यू ले आते हैं, ताकि पता लग जाए आप लोगों को, जो आपने अभी तक हिस्ट्री समझी, कहानियां सुनी, आपके दिमाग में कितनी बातें बैठ गई हैं। प्लीज इसको जो मैंने वर्ड बाय वर्ड लिखता हूं, प्लीज इसको नोट सिर्फ वर्ड बाय वर्ड ही किया करो, फालतू मत। ठीक है। कैचन इसके अंदर सर जी लॉस, हार जाते हैं बुरी तरह से। गौरी यहां पर जीत का अल्टीमेटली यहां पे फाइनली जीत हो जाती। अच्छा हाँ सॉरी, एक दो चीज और बता दूं। आपने से बताया था जैसे कि काकी ने कुतुब मीनार बनवाया था, तो जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या क्या बताया, इनकी याद में क्या बनी थी, तो 2.5 दिन का झोपड़ा। मैंने कहा ना, जितनी बार मैं सोचूंगा, जितनी बार मेरे दिमाग में आएगा, कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा, वो शांत नहीं बैठ सकता, दिमाग में चलता ही रहता है सर जी बार बार। हाँ पूजा जी, आपको शायद थोड़ा कुछ रिलेट भी हुआ होगा, आप शायद राजस्थान से बिलोंग करते हो तो थोड़ा सा। देखो भाई, मैं राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं कभी राजस्थान हिस्ट्री पढ़ा रहा होता तो मैं आपको 700 से लेकर के 1200 छोड़ो, मैं आपको 400 से लेकर के पुराना चलाना शुरू करता। मैं आपको राजस्थान की राजपूताना की हिस्ट्री पढ़ाता। राजपूताना हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, सही बताऊं तो आप लोगों को। राजपूताना हिस्ट्री में बहुत ही सारी चीजें आती हैं। राजपूताना हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से भरा हुआ स्टेट, और यही हमारे को सिलेबस के अंदर, खैर नहीं है सर, डीप से आपको डीप नहीं उतारूंगा, क्योंकि आप राजस्थान का अगर आप एग्जाम देने जा रहे होते, तो जब राजस्थान के हम लोग पढ़ाएंगे स्पेशल, तो जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे अच्छे से। अभी तो राजस्थान नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं चाहता आपको इस राजस्थान पढ़ाऊंगी। ये भी आप लोग यहाँ पर मेन सेंट्रल एग्जाम्स के लिए आए, सेंट्रल में आपको हर चीज को टच करते हुए जाना है। तो ये सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एसएससी लेवल के जितने एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। इवन हमारे छोटे मोटे जो पीसीएस है राजस्थान के लिए तो थोड़ा सा है, पर ये छोटा सा पार्ट है बस उसकी। और राजपूताना है, आरएससी जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो अगर सब लोगों को अच्छा लगा हो तो थैंक यू ऑल। लोग प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर वगैरह करते रहा करो, कमेंट वगैरह करो। अच्छा मुझे बताना सब लोग जरा, जो इसके फ्रेंड थे उनके बेटे का नाम बताना। चंद्रवरदाई के बेटे का नाम बताओ जिसने बुक उनकी कंप्लीट करी। चंद्रवरदाई के सन, बेटे का नाम। यस, आरएस में आती है। यस, आरएस पर आरएस के लिए नहीं अभी पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि जब मैं आरएस पढ़ाऊंगा तो आरएस में डीप जाएंगे। हिस्ट्री तो बहुत डीप आती है, राजस्थान कल्चर तो दबा के। कौन सा गाना कहाँ गाया गया, थाल भरकर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, अरे गाना कहाँ कहाँ गाया गया, कौन गाना गाता है, कौन सी छतरी है किसकी, सब हिस्ट्री अलग अलग होती है, वो अलग चीज है। मैं अभी उस पर नहीं जाना चाहूंगा, वो बहुत डीप हो जाएंगे। मैं आपको गाने, सब लोकगीत तक भी उसके अंदर हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, बहुत ही रिच कल्चर के साथ। ठीक है। तो चंद्रवरदाई की तरह मुझे बेटे का नाम आप लोग बताएंगे जिसने इनकी बुक कंप्लीट की थी। सर जी कौन, सर जी कौन सी बुक, कौन सर जी, बुक का नाम बताओ फटाफट से, कौन सी बुक इन्होंने कंप्लीट किया सर जी इन्होंने इनके लिए। चंद्रवरदाई जी की अपनी ही इनकी लिखी हुई बुक, पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट करने वाले उनके बेटे का नाम आप उनको मुझे बताएंगे। कमेंट में हर कोई बच्चा मुझे मैसेज डाल के जाएगा, कमेंट के अंदर, यहां कोई नहीं, कमेंट में कोई करे। ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब अच्छे से सो जाओ, खाना वाना खाओ, बढ़िया पढ़ाई करने बैठ जाओ। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज कर सकता है मुझे। ठीक है। और ये पीडीएफ आप लोगों को भी थोड़ी देर में आप लोगों को अपलोड हो जाएगी, थोड़ी ही देर। ठीक है चलिए।